आपके अपने यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस अग्निशामक के लिए हिंदी के सिलेबस को देखेंगे और उसके अनुसार तैयारी करेंगे ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं, सिलेबस को डिस्कशन करते हैं। ये हिंदी का सिलेबस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो पहला है भाषा। अब भाषा में दोस्तों भाषा में हिंदी भाषा है। तो सबसे पहला है ध्वनि में पूछेगा स्वर और व्यंजन वर्ण। ध्वनि में स्वर और व्यंजन वर्ण। दो में है शब्द एवं पद में शब्द का परिभाषा और पहचान। तीसरा है संज्ञा के कार्य एवं भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सबको डिस्कस करेंगे। चौथा है लिंग के कार्य एवं भेद। 5 में है वचन के कार्य एवं भेद। लिंग के बाद है कारक के कार्य एवं भेद। 7 में है सर्वनाम के कार्य एवं भेद। 8 में है विशेषण के कार्य एवं भेद। 9 में है क्रिया विशेषण स्वरूप पहचान। 10 में है क्रिया कार्य एवं भेद काल सहायक क्रियाएं। 11 में है अवयव के कार्य एवं भेद। 12 में है निपात कार्य एवं भेद निपात के कार्य एवं भेद। निपात के बाद है वाक्य रचना में सामान्य वाक्य शुद्ध और उनके संशोधन, जो कि वाक्य को शुद्ध करना रहता है, वो पूछे जाएगा। उसके बाद है शब्द रचना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द रचना में शब्द के भेद, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इन सभी को मिलाकर शब्द में पढ़ना है। उसके बाद है अर्थ में है पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिनार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति। 16 में है समास के कार्य एवं भेद, सबसे महत्वपूर्ण। और लास्ट है सबसे वीवीआई संधि के कार्य एवं भेद। तो ये है दोस्तों 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। पहले जो होता था 12th लेवल का होता था, तो उसमें लेवल थोड़ा हाई होता था, लेकिन इस बार जो है सिर्फ 10th लेवल ही है। 10th लेवल है, तो 10th लेवल में सिर्फ 10th स्तर का ही पूछा जाएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और वो भी ईजी से मॉडरेट रहेगा, जो कि आप लोग जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 8 से 10 क्वेश्चन यहीं पर कराने वाला हूँ, जिससे 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी हमारे ही क्लास से आ जाएगा। तो चलिए आज की सिलेबस के अनुसार आज का पहला वीडियो की तैयारी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों फर्स्ट में था ध्वनि में स्वर और व्यंजन पढ़ना था। तो चलिए स्वर और व्यंजन ही नहीं, इसको वर्ण कहते हैं। तो वर्ण का परिभाषा है वर्ण उष्मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण उष्मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे में अ है, अब अ को हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। अगर इसको खंड करेंगे अ और ऐसे बनेगा, तो क्या इसका कोई अर्थ हुआ? तो ये हुआ वर्ण उष्मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अ, क, च, ट, प, यानी अ से और मान लीजिए कि ह तक, ये सब हुआ वर्ण। इसको हम खंड या टुकड़े नहीं तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ेंगे तो पूरा शब्द इस तरह का हो जाएगा जिसका कोई न तो अर्थ निकलेगा और ना ही कोई इसका मीनिंग होगा। तो ये है वर्ण की परिभाषा। अब है वर्ण के भेद।
वर्ण के दो भेद होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक फर्स्ट है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। एक पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। दो बार लिखा गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इन सभी वर्ण को हम बारी बारी से देखेंगे। इसे जानने से पहले जान लेते हैं थोड़ा वर्णमाला के बारे में। तो दोस्तों, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की संख्या कुल है 45। दोस्तों याद रखिएगा, 45 है वर्णमाला। इसमें है अ से लेकर और ह तक, ये सब हुआ वर्णमाला में। ये सब अ से ह तक कुल 45 होते हैं वर्णमाला। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कुल हिंदी में कुल कितने वर्णमाला है, तो इसको लगाएंगे 45 अ से और ह तक। इसी में से किसी एक का उदाहरण दिया रहेगा और कहेगा इनमें से कौन वर्णमाला है, तो अ से ह तक में जो होगा उसको टिक कर देना है। अब है स्वर वर्ण। अब है दोस्तों स्वर वर्ण कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है या किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ये सब हुआ स्वर वर्ण। अ से लेकर और अ तक ये सब हुआ स्वर वर्ण। इनको बोलने में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। जैसे कि बोले अ, तो अ सिर्फ अकेला ही वर्ण है, इसको बोलने में कोई दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है, और कोई दूसरा वर्ण आएगा बोलने में उसकी सहायता तो हम आगे देखेंगे। यह है स्वर वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ से अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ये सब हुआ स्वर वर्ण। अब कहता है स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है मूल स्वर्ग, एक होता है मूल स्वर। मूल स्वर में आ गया, पहला है मूल स्वर। मूल स्वर में आ गया अ, ई, उ, री। क्या है? अ, ई, उ, री, ये सब हुआ मूल स्वर्ग। मूल स्वर में आ गया अ, ई, उ, री। ये सब मूल स्वर को बोलने में दोस्तों कम समय लगता है। जिसको बोलने में कम समय लगे उसे मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये सब बोलने में कम समय लगता है दोस्तों। लेकिन एक होता है स्वर संधि स्वर। संधि स्वर में आ गया दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। जैसे दोस्तों अ जोड़ अ मिल के बना आ, अ जोड़ अ मिल के बना आ, तो इसको बोलने में ये तो मूल स्वर की सहायता से बोला जाता है, लेकिन ज़्यादा मूल स्वर से ज़्यादा समय लगता है। जैसे ई जो हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई हो गया, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घ। तो दोस्तों मूल स्वर हो गया अ, ई, उ, जिसको बोलने में कम समय लगे उसे मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये सबको बोलने में दोस्तों कम समय लगता है। लेकिन दीर्घ स्वर, दो मूल स्वर आपस में मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ बनाया, तो ये हुआ दीर्घ स्वर। दो मूल स्वर मिल के और दीर्घ स्वर बनाया। यहाँ पर हर्षई जोड़ हर्षई दीर्घई जो कि दीर्घ स्वर है, जो कि इससे बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। उ जोड़ हर्षऊ बराबर दीर्घऊ बना दिया, तो ये सब को बोलने में मूल स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। जैसे में अ जोड़ ई बराबर ए बनाया, ये हुआ संयुक्त स्वर। दो आपस में मूल स्वर मिलके ये संयुक्त स्वर बना लिया। ये मूल स्वर की सहायता से होता है दोस्तों। मूल स्वर की सहायता से होता है दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। जैसे अ जोड़ ए बराबर ए बनाया, ये हुआ संधि स्वर में संयुक्त स्वर। अ जोड़ उ मिल करके ओ बनाया, तो ये हुआ दोस्तों संयुक्त स्वर। अ जोड़ ओ बराबर औ बना दिया, तो ये हुआ दोस्तों संयुक्त स्वर। लेकिन दीर्घ स्वर में अ जोड़ अ मिल के आ थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, तो ये हुआ मूल स्वर की सहायता से संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर दोनों बनते हैं। तो अ जोड़ अ बराबर आ, ई हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दीर्घऊ। किसी भी वर्ग का दीर्घऊ
जैसे में याद रखिएगा आ, हर्षई, दीर्घई और दीर्घऊ, ये सब हुआ दीर्घ स्वर। लेकिन संयुक्त स्वर में हुआ अजोर, तो दोस्तों स्वर संधि में दोस्तों संधि स्वर में आ गया दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इसमें मूल स्वर की सहायता से ये दोनों बोले जाते हैं। इसमें अ जोर अ मिल के आ बना लिया, हर्षई जोर हर्षई मिल के दीर्घई बना लिया, हर्षऊ जोर हर्षऊ मिल के दीर्घऊ बना लिया, तो ये हुआ दीर्घ स्वर। लेकिन एक होता है संयुक्त स्वर जिसमें अ जोर हर्षई मिल के ए बना लिया, अ जोर ए मिल के ए बना लिया, अ जोर उ मिल के ओ बना लिया और अ जोर ओ मिल के औ बना लिया, तो ये हुआ संयुक्त स्वर। दोस्तों दीर्घ स्वर याद रखिएगा, दीर्घ स्वर में होता है, दीर्घ में होता है दीर्घई, जैसे आ, ये हुआ दीर्घा, दीर्घई, दीर्घऊ, तो ये हुआ दोस्तों दीर्घ स्वर। लेकिन संयुक्त स्वर में हुआ अ जोर ए बराबर ए, अ जोर उ बराबर ओ, अ जोर ओ बराबर औ, तो ये हुआ दोस्तों संयुक्त स्वर। तीसरा है फ्लूत स्वर। फ्लूत स्वर में सबसे ज़्यादा समय लगता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा समय लगता है फ्लूत स्वर को बोलने में। जैसे किसी को हम संबोधित कर रहे हैं तो इसमें बोलेंगे राम, किसी को बुला रहे हैं तो बोलेंगे राम, तो इसमें इस तरह का चिन्ह होगा और यहाँ पर म, तो ये हुआ राम, मोहन, सीता, ये सब हुआ फ्लूत स्वर। सबसे ज़्यादा समय, मूल स्वर से दुगना या सबसे ज़्यादा समय लगे उसे फ्लूत स्वर कहते हैं दोस्तों। जैसे किसी को संबोधन करने वाला जितना भी शब्द है वो सब आ गया फ्लूत स्वर में। अब दोस्तों है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में होता है जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण या स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं दोस्तों। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण या स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, च, ट, प आदि। अब इसमें कहाँ है स्वर और कहाँ व्यंजन है सो देखेंगे दोस्तों। तो ये जैसे कि मान बोले हम क, तो इसमें क जोर अ मिल के क बनाया। जैसे कि हम बोले क, तो क बोल के और बोलते रहें तो उसमें अंत में लगेगा कि जे हम अ बोल रहे हैं, तो ये हुआ क। देखिए क बोले तो इसमें अ का ध्वनि आ रहा है। जैसे कि हम बोले ख, तो आधा ख जोर अ मिल के पूरा ख बनाया दोस्तों। तो इसको हम ख, अ की आवाज़ आ रहा है, प जोर अ बराबर प, तो प बोल रहे हैं तो उसमें अंत में ए अ आ रहा है, तो ये हुआ व्यंजन वर्ण। जो होता है स्वर वर्ण या दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है व्यंजन वर्ण को बोलने में। दोस्तों व्यंजन वर्ण 6 प्रकार के हैं। व्यंजन वर्ण दोस्तों 6 प्रकार के हैं। देखिएगा सबको हम बारी बारी से देखेंगे। पहला है स्पर्श व्यंजन। इसके उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है। स्पर्श का ही मतलब है मुंह के किसी भाग को। जीभ दोस्तों, हमारे मुंह में जीभ है और पूरा मुंह है, तो ये दोनों ही आपस में स्पर्श होगा। तो स्पर्श में है जीभ का, जिह्वा माने जीभ का कोई न कोई भाग, मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे तो उसको हम स्पर्श व्यंजन बोलेंगे दोस्तों। जैसे हम बोले क, जैसे हम बोल दिए क, तो दोस्तों जीभ का ऊपरी भाग जो होता है, जीभ का ऊपरी भाग तालू से जाके टकराता है। जैसे बोले म, जैसे मैं बोले म, तो दोस्तों देखिएगा म बोलने में जीभ जो होता है नीचे तालू की तरफ, तालू में स्पर्श करता है, तो ये हुआ म। तो ये हुआ स्पर्श व्यंजन दोस्तों। तो ये आप बोल कर भी महसूस कर सकते हैं जे कौन स्पर्श व्यंजन है दोस्तों। तीसरा है अनुनासिक व्यंजन। दूसरा है अनुनासिक व्यंजन। इसके उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है दोस्तों। नासिका मानी नाक से, यानी नाक से निकलती है। अनुनासिक व्यंजन को बोलने में वायु जो है वो नाक से निकलती है दोस्तों। जैसे अंग, यह,
न, न, म, टवर्गीय न, तवर्गीय न और म। तो इसमें दोस्तों वायु जो होता है नासिक यानी नाक से निकलता है, तो ये हुआ अनुनासिक में अंग, यह, न, टवर्गीय न, तवर्गीय न और म। तो ये सब हुआ दोस्तों अनुनासिक व्यंजन। तीसरा है अंतस्थ व्यंजन दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन, इसके उच्चारण में मुख बहुत संकुचित होता है तथा वायु स्वर की जैसी बीच से निकल जाती है दोस्तों। क्या होता है कि इससे उच्चारण में मुख बहुत संकुचित होता है, जैसे जैसे बोले य, र, ल, व। तो बोलने पर दोस्तों मुंह जो होता है संकुचित, थोड़ा अजीब तरह का फील होता है बोलने में, जैसे य, र, ल, व, ये सब में मुंह संकुचित हो जाता है। और वायु जो होता है स्वर वर्ण की जैसी बीच से निकल जाती है, तो यह अंतस्थ व्यंजन दोस्तों। चौथा है उष्ण व्यंजन दोस्तों। उष्ण व्यंजन, इसमें गर्माहट सी प्रतीत होती है दोस्तों, जैसे कि मुंह से उष्मा निकलती है दोस्तों। उष्ण का मतलब है उष्मा, और जिसके उच्चारण में गर्माहट प्रतीत हो उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंतीय श और ह। ये सब को बोलने में दोस्तों लगेगा कि जो अंदर से उष्मा निकल रहा है बोलने में, तो ये उष्ण व्यंजन में जिसके उच्चारण में गर्माहट सी प्रतीत होती है, जैसे मूर्धन्य तालव्य श, मूर्धन्य श, दंतीय श, ह। ये सब हुआ उष्ण व्यंजन। पांचवा है उत्क्षिप्त व्यंजन दोस्तों। तो इसके उच्चारण में जिह्वा की उल्टी नोक तालू को छूकर झटके से निकल जाती है। क्या है, इसके उच्चारण में जिह्वा का उल्टी भाग, उल्टी नोक तालू, जिह्वा के उल्टी नोक तालू को छूकर झटके से निकल जाते हैं, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं दोस्तों। जैसे कि बड़ी र, ढ, बड़ी र, ढ, बड़ी र और ढ, ये सब हुआ उत्क्षिप्त व्यंजन दोस्तों। संयुक्त व्यंजन दोस्तों। छठा है संयुक्त व्यंजन। इसके क्या है दोस्तों, इसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं दोस्तों। संयुक्त का मतलब ही है जो किसी को हम जोड़ के बोलते हैं तो उसे संयुक्त कहते हैं। जैसे क जोड़ श, क संयुक्त जोड़ मूर्धन्य स बराबर बना दिया अक्ष। ज संयुक्त जोड़ ज्ञ मिलके ज्ञ बना दिया दोस्तों। त संयुक्त र मिलके बना दिया दोस्तों त्र। त संयुक्त र मिलके बना दिया दोस्तों त्र। स संयुक्त र मिलके बना दिया दोस्तों स्र। तो इसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं दोस्तों। जैसे में क संयुक्त और मूर्धन्य स मिलके अक्ष बना दिया। ज संयुक्त और यह मिलके बना दिया ज्ञ। त संयुक्त र मिलके बना दिया त्र। स संयुक्त र मिलके बना दिया श्र। तो ये हुआ दोस्तों संयुक्त व्यंजन। अब है दोस्तों वर्णों का उच्चारण स्थानीय बहुत ही VVI है दोस्तों। VVI इसको मार लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भर के पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हुआ पहला है कंठ व्यंजन। यह है कंठ से बोले जाने वाले, जैसे क, ख, घ, क, ख, ग, घ, अंग। दोस्तों जितना भी क वर्ग है क से लेकर अंग तक, ये सब है दोस्तों कंठ व्यंजन। इसको हम ये डायरेक्ट सीधे कंठ से बोला जाता है, तो उसे कंठ व्यंजन कहते हैं। दूसरा है तालव्य व्यंजन। ये तालू से बोला जाता है दोस्तों, तालू से। जैसे कि बोले च, तो दोस्तों जीभ का जो ऊपरी भाग है वो जाके तालू को स्पर्श करता है दोस्तों। तो तालव्य व्यंजन में च, छ, ज, झ, यह, तालव्य श और य, तालव्य श और ये दोस्तों ये है तालव्य व्यंजन। इसको बोलने में दोस्तों जीभ का ऊपरी भाग जो होता है तालू को स्पर्श करता है, तो हुआ तालव्य। तीसरा है मूर्धन्य व्यंजन। जैसे ट,
ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न। दोस्तों जीभ का जो नोक है वो जाके तालू में सटता है दोस्तों। तो ये हुआ मूर्धन्य व्यंजन। जैसे ट बोलिएगा तो जीभ का जो ऊपरी जीभ का जो नोक है दोस्तों वो जाके तालू में, सीधे तालू में टकराता है दोस्तों। तो ये हुआ मूर्धन्य व्यंजन। अब है दंते व्यंजक। दंत व्यंजक जैसे में दोस्तों दंत से बोले जाने वाले जैसे त थ द ध स दंतीय स दोस्तों, त थ द ध न और दंतीय स दोस्तों, ये है दंते व्यंजन। इसमें जो होता है दोस्तों जीभ जो होता है दोस्तों, जीभ वो जाके दांत में, हमारे दांत में जाके टकरा जाता है दोस्तों। तो ये हुआ दंत व्यंजन। जैसे कि त बोलिए तो त जीभ पीछे से आएगा और दांत से टकरा जाएगा दोस्तों। त बोलिए तो ये हुआ दंत व्यंजक। अब दोस्तों दंत से ऐसा नहीं मान लीजिएगा कि द है तो द भी है दंत, तो इससे याद रख सकते हैं कि त थ द ध न और तालाब दंतीय स है दंत व्यंजन। तो दोस्तों इस तरह से याद रखिएगा। अब है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन में होता है प फ ब भ म। ओष्ठ व्यंजन में प फ ब भ म दोस्तों। जैसे कि हम प बोले तो दोनों जो ओठ है वो आपस में चिपक जाता है दोस्तों, सट जाता है बोलने में। जैसे बोलिए प फ ब भ म, तो दोनों जो ओठ है दोस्तों वो आपस में एक दूसरे से सट जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये हुआ ओष्ठ व्यंजन। छठा है दंत ओष्ठ व्यंजन, जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है दोस्तों। जैसे कि व व व व व व व दोस्तों, थोड़ा सा दांत और पूरा ओठ में थोड़ा सा एकदम बीच में जो भाग बचता है जिससे हवा निकलता है, जैसे व बोले तो दोस्तों दांत भी उसी तरह का होता है और ओठ भी होता है। तो ये हुआ दंत ओष्ठ व्यंजन। अब है दोस्तों घोष, अघोष और घोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होगा अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होगा दोस्तों अघोष। जैसे कि क ख च छ ट ठ त थ और प फ, ये सब हुआ दोस्तों घोष वर्ण का उदाहरण। क ख च छ ट ठ त थ प फ, इसका परिभाषा है प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण अघोष होगा। तो क ख च छ ट ठ त थ और प फ, यह है घोष। घोष में होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा। घोष में होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा। जैसे ग घ अंग, ज झ य ड ढ न, तो ये सब हुआ दोस्तों प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये सब हुआ घोष व्यंजन। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। पूरा वर्ण हम एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे, जिससे आपको कोई दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता न होगी। अब है दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा जो होता है दोस्तों अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा दोस्तों। घोष और अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण में कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, ये सबको ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा, और इसमें था घोष में था प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा, लेकिन इसमें है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो क ग अंग, च ज य। तो दोस्तों अल्प प्राण में हुआ प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा जो व्यंजन वर्ण होगा वो अल्प प्राण होगा। जैसे क ग अंग, च ज और य, ये सब हुआ अल्प प्राण। ये सब को याद रखिएगा दोस्तों। घोष और अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण में दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। तीसरा है महाप्राण। महाप्राण में है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। इसमें अघोष में था प्रत्येक का पहला और दूसरा, लेकिन महाप्राण में प्रत्येक का दूसरा और चौथा। इसमें पहला और दूसरा था, लेकिन इसमें है दूसरा और चौथा। जैसे ख घ छ झ ठ ड
ये सब हुआ दोस्तों महाप्राण। तो ये सब को दोस्तों अच्छे से